अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन टेक के एक और व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने डिटरमिन करना है कि हमारे जो रोटेटिंग इक्विपमेंट है उसमें अपग्रेड की ज़रूरत कब पड़ती है। हाउ टू डिटरमिन व्हेन अपग्रेड्स आर नीडेड फॉर रोटेटिंग इक्विपमेंट्स। अब इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं। अक्सर हम लोग होता है कि हमारे रोटेटिंग इक्विपमेंट जो होते हैं, मोटर, पंप या डिफरेंट कंप्रेसर्स होते हैं, वो हमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम दे रहे होते हैं। हम उन प्रॉब्लम के साथ चल रहे होते हैं, हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत बड़ी होती है, हमें आइडिया नहीं होता। तो इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। जब वो सारे फैक्टर इस पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं ना, तो वो वक्त होता है जिसमें हमें एक प्रपोजल बना के देना होता है अपनी मैनेजमेंट को कि इसने अपनी लाइफ पूरी कर ली हुई है, अब हमने इसको चेंज करना है, यहाँ पे हमने अपग्रेडेशन लेके आनी है। वो फैक्टर्स क्या हैं वो बेसिकली आज हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। तो सारे की फैक्टर अगर मैं एट ग्लांस इसको देखें तो ये की फैक्टर है जिसमें सबसे पहला है परफॉर्मेंस डिक्लाइन है, देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, चेंजिंग ऑपरेशनल नीड है, एनर्जी एफिशिएंसी है एंड सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी है। इसको हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे कि इन पॉइंट्स में आपने किन किन चीज़ों को मेंशन करना है जब आप अपना एक प्रपोजल बना रहे होंगे, जब आपको आइडिया होगा कि यार अब ये चीज़ें आ रही हैं और हमें क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड। स्टार्ट करते हैं हम लोग परफॉर्मेंस डिक्लाइन से। परफॉर्मेंस डिक्लाइन आपको कैसे पता चलेगा? आपने देखना है कि आपकी एनर्जी कंजप्शन सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उसकी, और उसकी जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। लेट्स से पहले वो सेम आरपीएम के साथ और सेम टाइम में वो आपको ज़्यादा आउटपुट दे रहा था, लेकिन अब वो आपको कम आउटपुट देना शुरू हो गया और उसकी एनर्जी कंजप्शन जो है ना वो भी कम होना शुरू हो गया। तो ये चीज़ें जब आप फेस करना शुरू करें तो आपको पता चल जाएगा कि यार अब आपकी जो इस इक्विपमेंट है ना, रोटेटिंग इक्विपमेंट, इसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होना शुरू हो गया। जैसी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होना शुरू होगी तो डेफिनेटली आप प्रॉब्लम में आएंगे, क्योंकि आप ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं दे सकेंगे। आपकी ज़्यादा प्रोडक्शन देने के चक्कर में आप लोग की मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि वो अब उस कैपेबल नहीं रहा वो इक्विपमेंट, तो आप लोग हॉट वाटर में आ जाएंगे। तो आप लोगों ने जैसी परफॉर्मेंस डिक्लाइन आएगा तो आप लोगों ने उसका एक प्रपोजल बनाना है कि ये इसकी परफॉर्मेंस पिछले पास 8 to 10 ईयर में ये चल रही थी और लास्ट 2-3 ईयर से ये चल रही है। इट्स मीन ये अपने लाइफ साइकिल के एंड पर है। सेकंड जो है ना वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये मेरा फेवरेट वन है। आप अपनी फील्ड में देख रहे होते हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो रही होती हैं। मैं अगर आपको रिसेंटली एक केस बताऊं, हमारे कस्टमर ने हमसे एक सिस्टम लगवाया, ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम था। उन्होंने अपने डिफरेंट कंप्रेसर्स, उनकी मोटर्स पे जितने भी रोटेटिंग इक्विपमेंट, बेरिंग और वो हाउसिंग लगे हुए थे ना, उनके ऊपर उन्होंने डिफरेंट सेंसर्स हमसे लगवाए। अब वो सेंसर क्लाउड बेस कनेक्ट थे एक क्लाउड के साथ थ्रू इंटरनेट, और वहाँ से वो अपने सिस्टम के ऊपर, अपने मोबाइल के ऊपर रियल टाइम में उसकी परफॉर्मेंस देख रहे थे कि अब उनके बेरिंग्स जो हैं वो किस कंडीशन में चल रहे हैं, वो नॉर्मल जोन में चल रहे हैं, अलार्मिंग जोन में चल रहे हैं या डेंजर जोन में चल रहे हैं। जैसे उसमें कोई प्रॉब्लम आती है वहाँ पे उनको बीप भी आ रही होती है, उसकी रिपोर्ट भी जनरेट हो रही होती है। तो ये अब उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, उससे क्या हो जाएगा कि उनकी जो रिलायबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उनकी रोटेटिंग इक्विपमेंट की। तो आपने अपनी फील्ड में देखते रहना है कि आपके एरिया में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है उससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। वो बेनिफिट आप अपने मैनेजमेंट को प्रेजेंट करके अपने सिस्टम को उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो लेके आ सकते हैं। देन थर्ड जो है ना वो मेंटेनेंस कॉस्ट है। मेंटेनेंस कॉस्ट अगर आपकी इक्विपमेंट की बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई है तो डेफिनेटली आप जो है आपका एक स्पेसिफिक बजट होता है, और वो बजट आपका अगर आपके चंद एक इक्विपमेंट के ऊपर ही लग जाएगा तो बाकी चीज़ों के लिए आप अपने बजट को सेव नहीं कर सकेंगे। तो जैसे ही आप ऑब्जर्व करें, आप लोगों ने एक कंपैरिजन बनाना है कि लास्ट 8 साल में कितनी मेंटेनेंस हुई है और वो कैसे स्लोली ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है, और पास के 2-3 साल में मेंटेनेंस जो है ना वो ऑलमोस्ट अगर डबल हो जाती है तो आपको फ़ौरन उसका एक प्रपोजल बना के अपने मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना होगा कि ये कॉस्ट है इसकी, मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट, और ये इस तरीके से इस लेवल पे बढ़ती जा रही है और अब हमने इसको चेंज करना है। देन चेंजिंग ऑपरेशनल लीड है। अगर आपकी ऑपरेशनल लीड चेंज हो जाती है, इसका भी हमारे एक कस्टमर के पास प्रॉब्लम आया था। उसमें उन्होंने अपनी प्रोडक्शन जो थी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ा ली हुई थी,
और उन्होंने अपने इक्विपमेंट, अपने मोटर्स, अपने पम्प्स और वो चीज़ें जो है ना वो सेम रखी हुई थी, उन्हीं की स्पीड्स को उन्होंने बढ़ा लिया था। अब क्या हुआ, जब उन्होंने अपनी स्पीड्स को बढ़ा लिया, प्रोडक्शन को बढ़ा लिया, लेकिन अपने इक्विपमेंट चेंज नहीं किए, तो उन इक्विपमेंट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आना शुरू होगी और वो उनको बहुत ज़्यादा उसकी वजह से लॉस होता था। हर रोज़ डेली उनकी कोई ना कोई चीज़ ख़राब होना शुरू हो गई थी। तो जब हम लोग वहाँ पे गए, हमने विज़िट्स किया पूरा एक थॉरली, तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये अंडर पावर इनके पास चीज़ें लगी हुई हैं, तो उन्हें वहाँ पर अपने प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, तो उन्हें प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी या प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली अपने जितने भी रोटेटिंग इक्विपमेंट है वो अपग्रेड करने पड़ेंगे। तो अगर आप लोग अपनी प्रोडक्शन को या अपनी ऑपरेशनल नीड्स को चेंज करते हैं, या सिंपल कोई एक वाटर पंप लगा हुआ था और वहाँ पर अब केमिकल आ गया, कोई केमिकल आप लोगों ने उससे उठाना है, तो डेफिनेटली वाटर पंप केमिकल वाला दोनों डिफरेंट होते हैं, उनके मटेरियल डिफरेंट होते हैं। तो आप वाटर वाले से केमिकल को नहीं उठा सकते या केमिकल वाले से वाटर वाले को नहीं उठा सकते। ऑपरेशनल नीड चेंज होगी तो आपकी रोटेटिंग इक्विपमेंट भी मस्ट चेंज होगा। देन एनर्जी एफिशिएंट है, आजकल पूरी दुनिया का जो तवज्जो का मरकज़ है वो एनर्जी एफिशिएंट ही बना हुआ है। अगर आप हर एक कंपनी का कुछ विजन होता है, हर एक साल का कुछ स्लोगन होता है। अगर आप अपनी एनर्जी कंजप्शन के ऊपर जा रहे हैं तो आपकी सिंपल मोटर, सिंपल पंप आपको कभी भी एनर्जी कंजप्शन कम नहीं करके देंगे। उसमें आपको एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स के ऊपर, एनर्जी एफिशिएंट बेरिंग के ऊपर ट्रांसफ़र होना होगा। तो आपका जिस तरीके से आपके गोल्स होते हैं सस्टेनेबिलिटी की, उस तरीके से आप लोगों ने एनर्जी एफिशिएंट अपनी फील्ड से रिलेटेड, जिस तरह भी गाड़ियों में अब वो फ्यूल वाली गाड़ियों को ख़त्म करके सारे जो है ना वो हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ या जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनकी तरफ आ रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपकी काफ़ी सारी जो है ना वो जो माहौलियाती आलूदगी है वो कम होना शुरू हो जाएगी। देन लास्ट वन जो है ना वो सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी है। अगर आपके सिस्टम बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं, लेट्स से आपका कोई कंप्रेसर ही है या आपका कोई बॉयलर ही है, बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, वो अपनी लाइफ के एंड पे है, तो वो बहुत एक सेफ्टी रिस्क है। वो अगर उसने ब्लास्ट किया तो वो काफ़ी सारा नुकसान कर सकता है। तो आपने अपनी उस इक्विपमेंट की लाइफ को असेस करना है और उसके बाद अपने सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए अपने उस किसी भी एक्सीडेंट से बचने के लिए उसकी पूरी एक रिपोर्ट जनरेट करनी है और अपने मैनेजमेंट को प्रेजेंट करनी है, ताकि आप लोग किसी भी बड़े एक्सीडेंट से बच सकें। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद ग्रिप ऑन टैंक, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।